हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं लास्ट 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू, जिसके अंदर आपको यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखो दोस्तों, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं ना आपके, जैसे कि आपका यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, इसके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लास्ट 30 इयर्स के। और देखो दोस्तों, यूपीएससी 2 और एग्जाम कंडक्ट कराती है आपका, वो है सीएपीएफ और सीडीएस। तो इन दोनों के क्वेश्चंस भी आपको इसी सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करने वाला, मैं आपको वैल्यू एडिशन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है। और देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको मेन चीज जो सिखाने वाला हूँ वह है थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, क्या थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और देखो दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से आपका माइंड को या फिर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि जिससे आप लॉजिकल एलिमिनेशन का मेथड का अच्छे से यूज कर पाओ और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल पाओ, वो भी दोस्तों एग्जाम मोड के अंदर। देखो, घर पे क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात होता है, एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना अलग बात होता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ आपकी कि जिससे आप एग्जाम हॉल के अंदर इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओ दोस्तों। और देखो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है प्रीलिम्स को एग्जाम निकालने के लिए वो अलग ही होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूँ। इस सीरीज को जो फॉलो करेगा ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल मैं अलग ही लेवल का करा दूंगा और आप आराम से प्रीलिम्स निकाल पाओगे, इस तरीके का करा दूंगा। ठीक है, इन जीएस के क्वेश्चन से आपका डर खत्म करा दूंगा मैं सारा। और देखो दोस्तों, इस सीरीज की एक और खासियत है कि इसके अंदर मैं आपको जो है ना माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आंसर का आपको माइंड मैप मिलेगा। ये माइंड मैप आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है, तो हर क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और देखो दोस्तों, जितने भी स्टेटमेंट है ना उसके अंदर आपको वैल्यू एडिशन मिलता रहेगा इस माइंड मैप से। और देखो, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी दोस्तों, प्लस देखो वैल्यू एडिशन भी होगा इससे। और थर्ड देखो दोस्तों, इस तरीके से ना आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे दोस्तों। और पीवाईक्यू को तो मैं इतना बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आपको सारे स्टेटमेंट याद होने चाहिए जो भी पीवाईक्यू के अंदर आ रखा है। ठीक है, सिर्फ आंसर याद नहीं होना चाहिए, आपको करेक्शन करना भी आना चाहिए कि ये ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसको कैसे सही कर सकता हूं मैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है ना आपके साथ खेल खेलती है स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट का मतलब कि देखो, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड लगता कैसे है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लॉजिकली लगाएंगे हम, तो उसके अंदर आप ये सीख जाओगे कि इन एलिमिनेशन मेथड के अंदर में वो मास्टरी कैसे करनी है। और देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको हार्ड कॉपी में लगानी है, ना कि आपको सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, किसी कोचिंग के एप्लीकेशन में नहीं लगाना आपको। ठीक है, कोचिंग मटेरियल के जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना उनमें नहीं लगाना आपको। आपको पेन का यूज करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर, या तो आपके पास आईपैड वगैरह होना चाहिए जहां पर आप स्क्रीनिंग वगैरह कर पाओ। ठीक है, पीडीएफ के अंदर तो आप लगा सकते हो दोस्तों। और देखो, ये पीडीएफ ना आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, आपको प्रिंट आउट निकलवा के लगाना है, तो प्रिंट आउट निकलवा के इसका आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल आईडी है जहां पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगा। ठीक है, या फिर वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। और देखो दोस्तों, हमारी और भी सीरीज चल रही है चैनल पर, जैसे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, इसे मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करा दी है। ठीक है, अभी 2-3 वीडियोस और बनेंगी, ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और लक्ष्मीकांत की सीरीज तो मैंने कंप्लीट करा रखी है आपकी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, जिसके अंदर मैंने इसी ट्रिक्स का यूज करके पूरी लक्ष्मीकांत आपको याद कराई है। ठीक है, तो ये वीडियो तो बिल्कुल बिल्कुल वॉच करना दोस्तों, क्योंकि इसकी तो अलग ही फैन बेस है। ठीक है, इस सीरीज के तो पॉलिटी सीरीज के मेरे अलग ही फैन बेस है दोस्तों, इसको तो बहुत बच्चे लाइक करते हैं सीरीज को, तो इसको जरूर वॉच कर लेना, आपको पूरी पॉलिटी याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था आपका, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हमारा ये पहला चैप्टर बोल सकते हो आप, कंप्लीट कर दिया हमने यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो लास्ट 30 ईयर्स में 25 क्वेश्चन आए थे, यहाँ से यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम आने वाले हैं अदर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो मैं 26 से स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको 86 तक को कराऊंगा मैं। ठीक है, तो 86 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टोटल। ठीक है, इस चैप्टर से।
तो 86 तक इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो, है ना। ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम 2022 का आया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर पूछा गया है कि इन बैटर्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू एडिशन क्या करना है दोस्तों। देखो, एक तो इनका ईयर याद रखना है आपको कि कब का हुआ है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है। और देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ना यूपीएससी में नहीं आते। मैं रीज़न बताता हूँ, ये इतनी फेमस वॉर्स नहीं है, इतनी फेमस बैटल्स नहीं है, तो यूपीपीसीएस में ये सब पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये जो है ना ऐसे बैटल्स एग्ज़ाम में नहीं आते। लेकिन आपको पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या पता यूपीएससी पूछ ले। ठीक है, सारे ना पूछे, एक दो बैटल पूछ ले। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में डाल दे, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और देखो, इसमें से दो बैटल्स तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक है पोर्टो नोवो, ठीक है, ये मैसूर स्टेट से रिलेटेड है। और देखो, एक है आपका बैटल ऑफ बेदारा, ठीक है, इसको बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बंगाल के अंदर वॉर हुई थी। तो इनकी इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको बेदारा की याद रखनी है, ये हुई थी 1759 में। और देखो दोस्तों, ये ना मैंने आपको याद भी कराया था जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर पढ़ा रहा था ना, बैटल ऑफ प्लासी, तो वहाँ से मैंने इसको बैटल ऑफ बेदारा भी पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो याद रखनी है, तो ये मैसूर स्टेट से रिलेटेड है। वैल्यू एडिशन ये रखना है आपको। अब आते हैं हम अपने वैल्यू एडिशन पे दोस्तों। देखो, वैल्यू एडिशन के अंदर मैंने इस माइंड मैप को इस तरीके से बनाया है ताकि आप क्रोनोलॉजिकली इस ऑर्डर को समझ सको। और देखो, माइंड मैप से यही तो काम होता है कि आप फटाफट पीवाईक्यू लगा पाओगे, याद कर पाओगे। ठीक है, और वैल्यू एडिशन कर पाओगे। तो 1724 के अंदर आपका हुआ है सकरखेड़ा, ठीक है, बैटल ऑफ सकरखेड़ा। 1759 में आपका हुआ है बैटल ऑफ बेदारा। 81 में बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, अब 81 है, ध्यान रखना, मैसूर वॉर्स चल रहे थे, ठीक है, इस टाइम पे, तो इसलिए पोर्टो नोवो होता है जो हैदर अली और इंग्लिश लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना। 1845 के अंदर बैटल ऑफ मोटकी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको इतना डीप में पढ़ना है कि इन बैटल्स के अंदर हुआ क्या था। ठीक है, लेकिन आपको ये डेट याद रखनी है और ये कहाँ कहाँ हुआ था, कम से कम ये याद रखो कहाँ कहाँ हुआ था। और मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ हुआ था ये। ठीक है, तो ये सब, और ये पंजाब में हुआ था बैटल ऑफ मोटकी, ध्यान रखा दोस्तों, है ना। तो ये आपका वैल्यू एडिशन हो गया हैंड टू हैंड, और ये पॉइंट आपको नोट करने हैं दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं अपने पीवाईक्यू का, जो भी आपकी हार्ड कॉपी होगी, ठीक है, या फिर आपका जो टैब होगा उसके अंदर आपको नोट करना है ये। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कैसे करोगे आप। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 27 ना आपका लॉजिकल एलिमिनेशन से हो जाता है। अब मैं ये बात कैसे बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, आपको पता है राजा रणजीत सिंह बहुत फेमस, ठीक है, क्या है, राजा है, ठीक है, बहुत फेमस राजा है, किंग है, ठीक है, पंजाब के। और आपको ये भी पता होना चाहिए फिर कि इनकी कैपिटल क्या थी, और वो आपको पता है कि लाहौर है, लाहौर इनकी कैपिटल थी इस टाइम पे। तो एक बात बताओ, इनको अदालत अल्लाह बनाना है, ठीक है, जो भी है अदालत अल्लाह बनाना है, तो अदालत वाला काम है कुछ, हाँ पता चल रहा है, तो ये कैपिटल में नहीं होगा, ये चीज़ कैपिटल में नहीं होगी, है, ये सेटअप जो करेंगे कैपिटल में नहीं करेंगे, तो यस कैपिटल में ही करेंगे। मेन प्रायोरिटी तो हमें कैपिटल ले लेनी है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर दे भी रखा ऑप्शन में, तो मेन प्रायोरिटी तो हमें कैपिटल को डालना है। तो इसका आंसर बी है। अमृतसर में नहीं है, फिरोजपुर में नहीं है, मुल्तान में नहीं है, इसका आंसर होगा बी आपका लाहौर। अब देखो, हम आते हैं माइंड मैप के अंदर। देखो, अमृतसर एक रिलीजियस सेंटर है, ठीक है, आपको पता है गुरुद्वारा है अमृतसर का, वो फेमस है। लाहौर कैपिटल थी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था, ठीक है। फिरोजपुर नहीं होगा, फिरोजपुर एकदम फेमस भी दिखाई दे रहा। मुल्तान कॉन्क्रीट टेरिटरी थी, जो कॉन्क्रीट करी थी किसने, राजा रणजीत सिंह ने, तो इसका आंसर क्या होगा, लाहौर। देखो, माइंड मैप से क्या हेल्प मिल रहा है आपको, है ना, क्लियर हो रहा है सब कुछ। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा पॉलिटी में ही पूछा जाता है कि इन इंडिया के अंदर फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सेटअप हुआ था इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस के अंदर। अब इसका आंसर देखो, ना तो कलकत्ता है, ठीक है, ना बॉम्बे है, और दिल्ली तो पता ही है कि भैया कैपिटल बनी थी 1911 में ही, तो दिल्ली इतनी फेमस थी नहीं उस टाइम पे। और जो बोला फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम बोला है, तो ये थोड़ा पूछ रहा है कि सबसे पहले कब हुआ, तो सबसे पहले हुआ था आपका दोस्तों मद्रास के अंदर। अब फैक्चुअल है तो याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, तरीके बता रहा हूँ मैं याद रखने के कि कैसे याद रहेगा। तो कलकत्ता में तो बहुत बाद में हुआ था, मद्रास में 1688 में हो गया था, ये आपका वैल्यू एडिशन है, ठीक है, डेट याद रखनी है। बॉम्बे के अंदर लेटर में हुआ था, उसके बाद में हुआ था, दिल्ली में बहुत ज़्यादा, बहुत लेटर में, ठीक है, जब कैपिटल 1911 बनी थी है ना। अब विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है कि भैया करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर उसे अंडरलाइन करना है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ।
तो मैंने पूछा, मैंने करेक्ट को अंडरलाइन मारा, एक्स चैपले जो ट्रीटी है उसको मारा है और 1748 में होता है, ये भी ध्यान रखना है। और देखो दोस्तों, ये एक्स चैपले जो है ये कर्नाटिक वॉर्स से ही रिलेटेड है, ठीक है, कर्नाटिक वॉर से ही रिलेटेड है। तो इसने पूछा है कि इसने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को एंड किया था। एक बात बताओ, ये ट्रीटी कहाँ हुई थी? ये इंडिया में हुई थी क्या या यूरोप में हुई थी? अगर इंडिया में हुई होगी तो उसने बिल्कुल करा होगा, ठीक है, बिल्कुल करा होगा। अगर यूरोप में हुई तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा चैपले तो यहाँ पर थोड़ी ना हुई थी, ये तो यूरोप में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वॉर ऑफ एक्सेशन चल रहा था, ठीक है। तो यहीं पे और इंडिया के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश वाले लड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी यूरोप में लड़ाई चल रही थी, तो वो इंडिया में भी लड़ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड देखो कि इस ट्रीटी की वजह से इंग्लिश जो है ना, मद्रास की जो टेरिटरी हारते हैं ना वो फ्रेंच से, वो वापस इनको मिल जाती है, ठीक है। जो मद्रास के ऊपर मद्रास जीत लेते हैं फ्रेंच वाले, तो ये वापस मिल जाती है। तो डुप्लिक्स था उस टाइम पे, ये याद है ना आपको? अब देखो मैं आपको ये नोट्स के अंदर दिखा भी देता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो दिखा भी देता हूँ मैं कि हाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये देखो ये ये रहा, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया है कि भैया ये देखो कर्नाटिक वॉर्स के बारे में, ठीक है। तो कर्नाटिक वॉर्स आपका 1746 से लेकर 63 तक चला था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपका 1746 से लेकर 48 तक, ठीक है। बैकग्राउंड क्या था? ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन था। और ट्रीटी कौन सी हुई थी? ठीक है, एक्स चैपले हुई थी 1748 के अंदर, जिसमें मद्रास जो है इंग्लिश को वापस मिल गया था, है, और फ्रेंच वालों को कनाडा के अंदर टेरिटरीज मिल गई थी, ठीक है। तो ये था आपका ट्रीटी। और किस रिलेटेड है? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर कौन कौन थे भैया? तो अनवरुद्दीन थे और फ्रेंच में थे, ठीक है। अनवरुद्दीन की 10,000 सोल्जर थी, फ्रेंच वालों की 920 की सोल्जर्स थी, तब भी फ्रेंच वाले जीत गए थे, ठीक है। और इन्होंने बैटल ऑफ सेंथो में मद्रास जो है मद्रास को एक्वायर कर लेते कौन? फ्रेंच वाले, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। अब आते हैं हम अपने पीवाईक्यू के ऊपर दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है एंड हो गई थी, ठीक है, और सेकंड वाला इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि हाँ इनको मिल गई थी टेरिटरी। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, फर्स्ट वाला क्या गलत है? गलत तो नहीं है, ठीक है, गलत तो नहीं है, फर्स्ट वाला गलत नहीं है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हो गया था एक्स्ट्रा ट्रीटी के बाद, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, इसने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को एंड तो किया था, लेकिन इनडायरेक्टली किया था, ठीक है, ठीक है। प्राइमरली इसने यूरोपियन वॉर को एंड किया था, ठीक है। उसकी वजह से कर्नाटक के अंदर लड़ाई हो रहा है करना ये बंद कर देते हैं, क्योंकि यूरोप में लड़ाई बंद हो गई तो कर्नाटक बंद हो गई, ठीक है। क्योंकि यूरोप में स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने इंडिया में लड़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इससे क्या मद्रास मिल गया था इंग्लिश वालों को वापसी? यस, ये तो टेरिटोरियल क्लॉज था इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी दोस्तों कि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं था, ठीक है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था। और ये ध्यान रखो कि भैया वॉर यूरोप में स्टार्ट हुई थी तो इंडिया में स्टार्ट हो गई जब, तो ये ट्रीटी यूरोप में हुई तो पहले यूरोप की वॉर खत्म हो गई, तो यूरोप की वॉर खत्म हो जाएगी तो ये इंडिया में भी लड़ना बंद कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगाल मैसूर इन 1755? अब बताओ कौन करेगा? अब बताओ इनमें से कौन करेगा? इनमें से कौन फेमस दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर? और 1755 की बात है दोस्तों। इसने बोला है कि भैया आर्मोरी या आर्मरी बोल दो, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, आर्मरी बोल दो, ठीक है, कि इनमें से आर्मरी किसने इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, मॉडर्न आर्मरी, और किस कहाँ पर? तो दिंडीगल मैसूर के अंदर। तो मैसूर के अंदर बता दो इनमें से कौन सा फेमस है? आपको पता होगा कि भैया चलो नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्ण राज। तो ये देखो जितने भी है यहाँ पर हिंदू 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 रिलेटेड है। और आपको पता है कि मतलब हैदर अली क्या कहते हैं, वॉर के अंदर ये लड़ाई लड़ने में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ऐसे काम कौन करेगा? आर्मरी को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? तो हैदर अली तो करेगा, ठीक है। अब आंसर देखते हैं इसका 30। देखो रूलर ऑफ मैसूर, ठीक है, मिलिट्री मॉडर्नाइज किसने करी थी? तो हैदर अली ने करी थी। नंजराज ने नहीं, देवराज ने नहीं, चिक्का ने नहीं, ठीक है। तो इनमें फेमस कौन था भाई? तो हैदर अली था। तो मैं हैदर अली पे जाऊँगा। और 1755 की बात है, इस टाइम मुझे पता है कि 1755 में मैसूर स्टेट किसके अंडर में आ गया था? तो हैदर अली के अंडर में आ गया था। अब ये ट्रीटी है
अब इनकी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, पीसीएस एग्जाम में तो बिल्कुल याद रहना चाहिए ये, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। देखो कुछ फेमस है जो आपको याद रहती हैं, जैसे टीटीओ मद्रास, ठीक है, वो याद रहेंगे। टीटीओ इलाहाबाद तो बिल्कुल याद रहेगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी आपको ऐसा है मिस नहीं करना। टीटीओ इलाहाबाद तो आप देखते मारोगे 70-50 से हो 70-65, ठीक है। अब साल बाई भी याद रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो साल बाई भी याद रह जाएगी। मंगलोर भी याद रह ही जाएगी देखो दोस्तों, क्योंकि ये फेमस है, टीटी सारे फेमस है। लेकिन इनमें से कौन ज़्यादा फेमस है, तो मद्रास वाली है और एक इलाहाबाद वाली है, तो इसको तो बिल्कुल याद रखना है। तो मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, तो डेट आपको मैच करनी है। तो मैंने देख लिया कि भैया इलाहाबाद का तो मुझे पता 1765 में हुआ था, ठीक है। मद्रास से रिलेटेड किससे रिलेटेड है, मद्रास का रिलेटेड है मैसूर स्टेट से, ठीक है। अब आ जाओ 31 के हमारे माइंड मैप के ऊपर। साल भाई आपको पता है साल भाई की हुई थी, तो आपको पता है कि एंग्लो मराठा वॉर चल रहे थे, ठीक है। साल भाई ट्रीटी वहाँ हुई थी, तो 1782 में हुई है। मंगलोर आपकी 1784 में हुई है। डेट याद रख लेना आप, ठीक है, अगर भूल रहे हो डेट तो अब याद रख लो। तो 1769 में आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैं बता रहा हूँ भाई, बच्चे बच्चे को याद रहेगा, ठीक है, 1765 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रहेगी आपको। मद्रास याद रहेगी, 4 साल के बाद ही हुई है 69 में, ठीक है। 82 में साल बाई हुई है, तो उसके 2 साल के बाद मैंगलोर हुई है, ठीक है। तो ये डेट, ये भी ट्रीटी याद रखनी है, ये ट्रीटी हुई किस लिए थी, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है ये मैसूर के लिए हुई थी, ठीक है। ये आपको पता है कि भैया बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो बंगाल के लिए हुई थी, ठीक है। ये एंग्लो मराठा वॉर चल रहे थे। अब मंगलोर वाला आप बताओ मुझे कहाँ कहाँ हुई थी मंगलोर वाली ट्रीटी, ठीक है। वैसे मंगलोर वाली आपको पता है मंगलोर कहाँ पर है, तो किसके लिए होगी, है ना। 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। अब देखो दोस्तों, ट्रेडिंग सेंटर्स मैंने आपको यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी दिखाए थे कि भैया यूपीएससी का भी ये फेमस है, वो पूछ लेता है। उन्होंने आज तक इंग्लिश का और फ्रेंच का पूछा है, अब यहाँ पर डच का दे दिया पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी में भी आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब एक बात बताओ कि डच वालों को कहाँ का यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करे होंगे। अब यहाँ पर ना तो फर्स्ट पूछा गया है, ठीक है, ना तो ये पूछा गया है कि ईस्ट में बताओ, ना तो वेस्ट में बताओ, उन्होंने पूछ लिया कहाँ का थी। तो भैया चांसेस है कि यहाँ पर ब्रॉडर टर्म की बात करी गई है, तो ब्रॉडर टर्म की बात करी गई है। तो यार आप देखो यार, डच वालों की कहाँ का थी, चिंसुरा में थी यार, चिंसुरा में तो थी, बैटल लड़ी हुई है डच वाले, ठीक है। बैटल ऑफ बेदारा चिंसुरा के लिए थी, ठीक है। तो ये देखो कि ये कोचिंग में थी क्या, अहमदाबाद में थी, पटना में थी। तो एक बात बताओ, अहमदाबाद में हो सकती है, भरूच में हो सकती है, सूरत में हो सकती है, ये फेमस एरिया से। तो मुझे इसका आंसर ऐसा नहीं लग रहा कि ऑल द अबव होगा, है। अब देखते हैं जरा ऑल द अबव है या नहीं। 32 32 32, ये 32 क्वेश्चन नंबर 32, डच के ट्रेडिंग सेंटर्स, भैया बिल्कुल आंसर ऑल द अबव है। देखो दोस्तों, मैं इसी तरीके से एलिमिनेशन लगाता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ आप लॉजिकल ट्रिक्स लगाता हूँ। मैं देखूंगा चिंसुरा में भैया उन्होंने वोट लड़ी है, ठीक है। सूरत में फेमस है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भरूच में फेमस है, हो सकती है इनकी, ठीक है। अहमदाबाद में हो सकती है, फेमस है। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि भैया यहाँ तो इतनी पूछा गया है ईस्ट या वेस्ट, ठीक है, ना तो साउथ का पूछा गया है, ना तो नॉर्थ का पूछा गया है, या ना तो फर्स्ट पूछा गया है। तो ये थोड़ा बॉर्डर है, बॉर्डर है, तो भैया यहाँ तो उनके ट्रेडिंग सेंटर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैं ऑल द अबव पे जाऊँगा, जब कोई ऑप्शन में ऑल द अबव है तो मैं ऑल द अबव पे ही जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। 33 पे आओ। अब देखो मैं इतना फास्ट क्यों करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 86 क्वेश्चन है टोटल भाई। तो भाई मुझे 86 तक कराने हैं आपको सारे क्वेश्चन, तो मैं फास्ट थोड़ा कराऊंगा, तभी तो आप तभी तो ये कम टाइम में सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, है ना, और समझा भी पाऊंगा मैं आपको सारे। अब बोला है वो रिमार्क अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनोमली, ठीक है। अब ये किसने बोला है, किसने बोला है, ये पूछा गया है कि भैया, इसने बोला है कि किसने रिमार्क करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो कंपनी एक कंपनी है किसकी, एक एनोमली की है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनोमली, ठीक है। सब कुछ एनोमली है इस पार्ट के सिस्टम में। बताओ कौन बोलेगा, वॉरेन हेस्टिंग ने बोला, जीवी मैकॉले ने बोला, लॉर्ड क्लाइव ने बोला, या हेनरी डुंडास ने बोला। अब देखो ये तीन तो भैया बहुत फेमस है, ठीक है, ये तीन तो बड़ा फेमस है, आपको नाम सुनाई में आता है, या आपको हेनरी डुंडास कहीं सुना है आपने, भैया मैंने भी नहीं सुना था हेनरी डुंडास तो, ठीक है। लेकिन 33 पे आते हैं। अभी किसने बोला, तो जीवी मैकॉले ने बोला। मैं बता रहा हूँ जीवी मैकॉले ने क्यों बोला। जीवी मैकॉले थे लॉ मेंबर, इनका लॉ बनाने का काम था, ठीक है, लॉ मेंबर थे, तो लॉ मेंबर में ऐड हुए होते। और देखो दोस्तों, ये ना एग्जीक्यूटिव इनको नहीं बनाया जाता, काउंसिल के अंदर इनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट दिया नहीं जाता, तो ये थोड़े चिड़े हुए भी होते हैं,
ठीक है, ये थोड़ा छिड़े हुए भी होते हैं ब्रिटिश एम्पायर से कि भैया मुझे लो मेंबर तो बना दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंट्री नहीं दी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर लो मेंबर डाल दिया, एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बनाया उन्होंने मेरे को। तो इन्होंने इसलिए बोला ये बात कि भैया एक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक एलिमनी है, और जो एक ऐसे पार्ट ऑफ सिस्टम है जहाँ पर सब कुछ एलिमनी है, ठीक है, एलुमनी है जो भी है, ठीक है। तो किसने बोला? तो जी मैकलो ने बोला। वॉरेन हेस्टिंग्स कभी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे भाई। लॉर्ड क्लाइव तो और फेमस था, तो इन्होंने कंकर करा था बंगाल को, इन्होंने तो पार्टीशन कर दिया था बंगाल का। है आज तक ब्रिटिश पॉलिटिशियन दिखाई दे रहा, मैंने नाम सुना भी नहीं इसका, ठीक है, तो इसको तो मैं बिल्कुल नहीं जानने वाला मैं, तो मैं जी मैकलो पे जाऊँगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। अब इसे मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है कि इससे क्या रिलेटेड सही होगा। अब देखो कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका इस क्वेश्चन से। अब इसमें बोला फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, अब इसे मैच करो। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, देखो क्वेश्चन में आ भी चुका है कि ये ना फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड हो गया था किससे? ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले से। तो ए का तो 4 आ रहा है, ठीक है, तो ए का 4 आ गया। अब देखो थर्ड कर्नाटिक वॉर में आपको पता है कि भैया इंग्लिश वाले बिल्कुल जीत गए थे, फ्रेंच वाले आउट हो गए थे गेम से, ठीक है। और लेकिन थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है खत्म होती है क्योंकि ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है यूरोप के अंदर। तो ये तो बी का मुझे 1 दिखाई दे रहा है, और बी का 1 में देखो सी है और डी है, और ए का 4 है, तो ए का 4 है, तो इससे आंसर मेरा ईजिली आ गया कि इसका आंसर सी होगा, ठीक है। बस मैं 2 चीज़ बताती, बस कर्नाटिक वॉर के बारे में बताता, बस मेरा आंसर आ गया। लेकिन मुझे फर्स्ट मैसूर वॉर के बारे में पता है, क्यों? देखो फर्स्ट मैसूर वॉर के अंदर ब्रिटिश हार जाते हैं ना भाई, हैदर अली जीत जाता है, तो हाँ, तो ब्रिटिश इसमें लॉस्ट करते हैं बिल्कुल। सेकंड कर्नाटिक वॉर इनकन्क्लूसिव वॉर होता है, और याद है आपको कि भैया सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर डुप्लिक्स को वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। जब सेकंड कर्नाटिक वॉर होती है तो फ्रेंच वाले हार जाते हैं, ठीक है, मतलब इनकन्क्लूसिव इसलिए बोला जाता है कि मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होता फ्रेंच वालों का भी और इंग्लिश वालों का भी, ठीक है, लेकिन डुप्लिक्स को बुला लिया जाता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर के अंदर डुप्लिक्स नहीं होता, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन है आपका, याद रखना है आपको। अब 34 के देखो दोस्तों, आप आओ माइंड मैप के ऊपर, देखो कितने इजीली तरीके से मैंने यहाँ पर मैच तो फॉलो करवा रखा है आपको। थर्ड कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म होगी आउटकम, ठीक है। फर्स्ट मैसूर वॉर के अंदर ब्रिटिश लॉस करते हैं, सेकंड कर्नाटिक वॉर के अंदर ये इनकन्क्लूसिव होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले होता है। डेट भी याद रखनी है कब हुई थी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 1748 में हुई थी, तो बिल्कुल याद रखना। और देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखो, इससे ना आपको पूरा एंग्लो मैसूर वॉर का आउटकम याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें चारों के चारों एंग्लो मैसूर वॉर पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब 2014 में यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो आपको देखो इससे रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू करने से क्या फ़ायदा होता है? देखो मैं बोला है, तो रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, प्लस आप एग्जाम मोड में आ जा रहे हो, ठीक है। एग्जाम मोड में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप सॉल्व करना सीख रहे हो, ठीक है, कि कैसे आपको आंसर निकालना है, एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हो, ठीक है, लॉजिकल ट्रिक सीख रहे हो। और देखो तो दोस्तों इसके फ़ायदा एक ये भी है कि आप ये भी सीख रहे हो कि भैया पीसीएस के एग्ज़ाम में क्या आ रहा है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप तैयार हो जाओगे दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें बोला, अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ था, हैदर अली जीत जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है डिफीटेड, ठीक है, कहते हैं ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखो फोर्थ पे आओ, इन्होंने बोला फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टिप्पू जो है डिफीटेड हो जाता है और किल्ड भी होता है, मर भी जाता है द थिक बैटल, ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, फोर्थ वाले मर भी जाता है, ठीक है, अपने टेरिटरी भी हार जाता है ये, ठीक है, मतलब अपना कैपिटल भी हार जाता है, तो फोर्थ तो भी बिल्कुल सही लग रहा है। थर्ड वाले में टिप्पू हारता है और टिप्पू जो है अपनी टेरिटरी भी सीड कर देता है ब्रिटिश को, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, टिप्पू सुल्तान वोन, तो गलत बात है भैया, और बोला कि डिड नॉट सीड हिज टेरिटरी, ये भी गलत बात है, तो सही तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड वाले में देखो दोस्तों थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है कि सेकंड वाले में बोला कि हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। अब देखो ये कहना बिल्कुल मतलब सही नहीं होगा कि हैदर अली ने डिफीट कर दिया था ब्रिटिश को, फिर ब्रिटिश भी कुछ टेरिटरी जीते थे, ठीक है, सेकंड वाले में, तो ये थोड़ा इनकन्क्लूसिव होता, बोल नहीं सकता कौन जीता कौन हारा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ बी भी सही है, ठीक है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन यहाँ पर तो भैया एक चूज़ करना है, तो मैं किसके साथ जाऊँगा, मैं तो डी के साथ जाऊँगा। डी वाले में दो चीज़ बोली गई है कि टिप्पू सुल्तान हारा भी और मर भी गया, और बिल्कुल बात सही है, ये तो फैक्चुअल है, बिल्कुल फैक्चुअल है, तो मैं डी के साथ जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन में 35 पे आते हैं, और देखो इसका माइंड मैप देखो, माइंड मैप में मैंने इसलिए बी को भी बोला कि ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ही वॉन द मेजर बैटल्स, ठीक है, कौन, हैदर अली सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में तो जीत जाता है वो, बिल्कुल पता होता है, थर्ड वाले में टिप्पू वॉन, लेकिन नो सीड बोला इसके अंदर, तो गलत, ही लॉस्ट एंड सीडेड द टेरिटरी। और फोर्थ वाले में तो बिल्कुल सही है कि हाँ वो मर भी जाता है फोर्थ वाले में, तो है ना।
तो दिस क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट मैच एंड बी इज द डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, आप बोल नहीं सकते कि मतलब कि डी भी सही नहीं है बी भी सही नहीं है, तो भाई डी और बी तो दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, तो है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द दलीप सिंह, और ये कौन है, तो एक्स महाराजा ऑफ पंजाब है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा, आपको नहीं पता दलीप सिंह के बारे में, लेकिन आपको यूपीपीएससी सिखा रही है कि दलीप सिंह के बारे में जान लो। ठीक है, अगर वो पूछ रहे हैं एग्जामिनर, तो उसका मतलब कि कोई खासियत तो हो गई इसमें दलीप सिंह में। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो इनफेमस है, जिसके बारे में आप बहुत कम पढ़ते हो ना, तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन पढ़ो, इसमें बोला है ही डाइड इन पेरिस इतनी तारीख को। ठीक है, अब ये बोला है ही वॉज क्रीमेटेड एट नासिक। ठीक है, तो ये तो दोनों ही ऐसे लग रहा है कि भैया मरने वाली बात ही है, क्रीमेटेड। ठीक है, ही नेवर रिनाउंस्ड द सिख फेथ। अरे भैया एक बात बताओ, ये ऑप्शन क्यों बनाया गया? मरना तो कन्फर्म है, तो इंसान मरता ही है। ठीक है, तो मरा तो पक्का ही है, लेकिन ये बोला कि नेवर रिनाउंस द सिख फेथ, इसका मतलब उसने कभी तो करा होगा, तभी ये ऑप्शन बना कि उसने कभी रिनाउंस तो करी होगी सिख फेथ को। ठीक है, तभी तो ये ऑप्शन बना है, वरना अदरवाइज बन ही नहीं सकता था। तो इसमें नेवर बोला गया है, तो मतलब आप बोल नहीं सकते कि हाँ चीज़ सही है। ही नेवर, फिर देखो नेवर विजिटेड रसिया। अब ये कैसे हो सकता है कि कभी उसने रसिया ही विजिट ना करा हो। ठीक है, पंजाब का वो भी रहा है, ये राजा भी रहा है। ठीक है, महाराजा वो भी। तो ये और सी और डी तो बिल्कुल बिल्कुल लग नहीं रहा कि वहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि नेवर नेवर बोलते हैं, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आ गया। यहाँ देखो दोनों में ही मरने वाली बात करी गई है इसके, कि वो मरा है पेरिस के अंदर इतने तारीख को, और ही वॉज क्रीमेटेड एट नासिक। अब देखो बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, 2013 में मेरे हिसाब से न्यूज़ में होगा, तभी ये क्वेश्चन बना होगा, अदरवाइज नहीं बन सकता था। ठीक है, बना भी होगा तो बच्चे नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, अब देखो 36 में हम डायरेक्ट माइंड मैप पे आते हैं। अब 36 में देखो क्या बोला है कि डाइड इन पेरिस 1893, यस ये ट्रू है। क्रीमेटेड नासिक, नहीं फॉल्स। ब्रीड इन इंग्लैंड। ठीक है, नेवर रिनाउंस सिख, गलत, क्रिश्चियनिटी में आ गया था। नेवर विजिट रसिया, नो, रसिया को विजिट करते हैं ये, तो आंसर इसका क्या आता है, ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप 50-50 पे आ सकते हो दोस्तों, है ना। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे एलिमिनेशन मेथड मारोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर। अब देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना दोस्तों, यहाँ पर बोला है अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर, मतलब आपको पता है कि बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है बाद में। ठीक है, वहाँ पर खुद के अपने आप को नवाब बनाने लगते हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर नहीं बनाता, लेकिन लास्ट ऐसा कौन सा था जिसको मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया था नवाब ऑफ द बंगाल? देखो दोस्तों, तो आपको ये पता होगा मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान को तो करा गया था। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों को तो मुगल एम्पायर ने ही करा था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान तो बहुत फेमस है बंगाल के लिए। सरफराज खान को किसने करा था डिस्प्लेस, डिपोस्ट किसने किया था? ठीक है, ये भी तो हुआ था मुगल एम्पायर के द्वारा ही हुआ था सरफराज खान। ठीक है, लेकिन आपको ये पता सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, इसको नहीं करा गया था। ठीक है, ऑप्शन में यही बचता है, तो इसको नहीं करा गया था। इन तीनों को तो करा गया था, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो हम 37 में माइंड में पे आते हैं फिर से। तो लास्ट मुगल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, लास्ट मुगल जो मतलब मुगल जो है अपॉइंटेड किया जाता है मुगल एम्पायर के द्वारा, तो वो कौन है? तो वो सरफराज खान। तो इसको डिपोज करते कौन? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान। भाई प्रीडिसेसर है वो, तो पहले ही बना हुआ है अलीवर्दी खान। तो अब ये अफसर है, मतलब डी फैक्टर रूलर है। ठीक है, और बचा कौन? तो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान है। ठीक है, तो लास्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर कौन है? तो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये 38 मैं नहीं बोलूँगा, आपको याद रखो। इसमें बोल रहा है कि बेगम समरू कंसिडर द मोस्ट एमिनेंट चर्च। कहाँ पर इन्होंने चर्च को क्या कहते हैं, समरू, बेगम समरू, आप पढ़ते भी नहीं हो भाई बेगम समरू कौन है कौन नहीं है। ठीक है, एमिनेंट चर्च इन्होंने इस्टेब्लिश करा, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जान लेते हैं। तो इन्होंने करा था सारधना। ठीक है, इसको बोला भी था बेसिलिसा। ठीक है, लिसा ऑफ आर लेडी ऑफ ग्रेसिस। ठीक है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो कहाँ पर करा है? सारधना पे करा है। ठीक है, याद रख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन? अब देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत ईजी है। इसमें बोला है कि कौन सा एम्परर था इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई थी? आपको पता है 1600 में बनी थी। तो 1600 के टाइम में कौन था भैया इंडिया के अंदर मुगल एम्परर?
अरे सबको पता है यार कि अकबर था, ठीक है, सबको पता है। अकबर के बाद जहांगीर बनता है, जहांगीर के बाद शाहजहाँ बनता है, उसके बाद तो औरंगजेब आता है, ठीक है। तो सबको पता है अकबर के टाइम लेने, ठीक है। अकबर के टाइम में सबको पता है, वो फेमस था। तो 1556 से लेकर 1605 तक कौन था? अकबर था, ठीक है। और जहांगीर तो उसके बाद आता है, 1605 से लेकर 1627 तक। शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658, मतलब 58, ठीक है। और औरंगजेब तो 1707 में मर जाता है ये। तो ये थोड़ा डेट याद रखना आप, ये वही फेमस है, ये मुगल एम्पायर के अंदर ये फेमस है, ठीक है। जो भी है ये एम्परर है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस? अभी बहुत कोचिन में सबसे पहले आया था, तो कहाँ स्टेब्लिश करेंगे? कोचिन में करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ठीक है। 40 वाले पे आ जाओ। तो कोचिन में तो करेंगे भैया, फोर्ट मैनुअल 1507 में, ठीक है। पहले जब कोचिन में ही आया था तो कोचिन में करेंगे ना, केरला के अंदर। टिप्पू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780, कहाँ पर? तो आपको एक फॉर्म बैटल याद है, बैटल ऑफ पोलिलोर, ठीक है। तो वो बी है इसका आंसर, ठीक है। पोलिलोर ही होगा इसका, देखो। हाँ, टिप्पू डिफीटेड ब्रिटिश इन 1780, इस बैटल ऑफ पोलिलोर 1780, ठीक है। सेरिंगपट्टम तो उसकी कैपिटल थी, याद भी होगा आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको सिखा भी दिया है कि मतलब मैं माइंड सेट को तैयार करना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। माइंड सेट मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को कैसे इस्तेमाल करना है, रिवाइज कैसे करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप मेरे से पहले आप लगाओगे, ठीक है। ये 80 के 86 के 86 क्वेश्चन आप पहले आप खुद लगाओगे, फिर देखोगे ये वीडियोस को, या फिर आप हैंड टू हैंड लगाओ, ठीक है। मेरे साथ साथ इस काम को करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद लगाओ, सोचो पहले, ठीक है, फिर क्वेश्चन को करो। अब देखो दोस्तों, मैं ना इस क्वेश्चन को फटाफट कराता हूँ, और जो बच जाएंगे ना मैं बोलूँगा आप खुद पीडीएफ से कर लेना, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। अब जो क्वेश्चन कुछ छूट जाएंगे ना, आप खुद सोल्व करना। माइंड मैप मैंने दे रखा आपको, हर क्वेश्चन का माइंड मैप दे रखा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, पहले यूपीएससी के सारे क्वेश्चन करेंगे, यूपीएससी के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर पीसीएस वाले में सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, और जो छोड़ूंगा क्वेश्चन वो आपको खुद करने होंगे, और वो मैं आपको उसका माइंड मैप प्रोवाइड कर दिया करूँगा। उसका माइंड मैप आपको पीडीएफ के अंदर ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, तो भैया इसमें बोला है कि फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। अरे किसको नहीं पता पोर्चुगीज का आंसर, ठीक। विथ रेफरेंस टू द पोंडुचेरी, नाउ इसको पोंडुचेरी कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है इसका आंसर? तो इधर देखो, इसने बोला था फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी वाज पोर्चुगीज। अरे हो सकता है पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे। द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी वर फ्रेंच। अरे सबसे लास्ट में आए थे, तो इससे पहले भी इसने करा होगा, तो सेकंड तो गलत। और तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ सकता है, ये ध्यान रखना। सेकंड गलत, तो मेरा आ गया 50-50 पे। ये तो पहला सही है, तो थर्ड सही है। और पहला तो पेपर बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सही है। अब इसमें बोला देखो थर्ड वाला कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाया गया है, इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पोंडुचेरी, गलत। इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। अब देखो सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन बैटल ऑफ, किसको पर नहीं पता भैया, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, ठीक है। 57 में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। बक्सर में याद है आपको कौन हारता है? मीर कासिम हारता है। मुंगेर किसी कैपिटल थी? तो मीर कासिम की थी। वेंडिवोस, बैटल ऑफ वेंडिवोस होती है 1760 में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश, याद रखो, ठीक है। इन विच गवर्नर सन्योर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्परर शाह आलम। ये बताओ कौन था ये गवर्नर? गवर्नर बंगाल कौन था जब बक्सर की लड़ाई हुई थी? तो कब था? 1764 में बक्सर लड़ाई हुई थी, और ट्रीटी हुई थी 1765 में, ठीक है। तो 1765 में दीवानी राइट्स आ जाते हैं, तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव तो था, ठीक है। कॉन्वोलिस 1786 में आता है, डेट भी याद रखो। चलो इसका माइंड मैप दिखा भी देता हूँ आपको मैं। 45 45 45 45 लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल 1765 लेकर 1767 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आता। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805, सब्सिडी अलायंस वाली यही लिखा आता, ध्यान रखना। लॉर्ड वेलेस्ली यही वाला, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कब आता है? तो 1828 से लेकर 1835, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। चलो, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड, उसके किंगडम में क्या क्या था? दिल्ली था? दिल्ली तो नहीं था भैया। काबुल था? काबुल तो अफगानिस्तान के पास था भैया। माकरान तो मेरे हिसाब से नहीं था। श्रीनगर था? श्रीनगर तो सबको पता, श्रीनगर था इनके पास, ठीक है। तो अब आ जाओ इस वाले पे कि इनके पास क्या क्या था, ठीक है।
अजीत सिंह के पास। तो दिल्ली तो कंट्रोल बाय द ब्रिटिश एंड मराठास के पास। तो काबुल तो नहीं, काबुल की लड़ाई लड़ी थी लेकिन इंक्लूड नहीं कर पाए थे। तो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है भैया, इंग्लिश वाले भी नहीं लड़ पाए थे सही से, है ना। तो माकरन ये बलूचिस्तान के अंदर, तो ये भी नहीं, श्रीनगर यस, कश्मीर वाज अ पार्ट ऑफ दिस एम्पायर, ठीक है। चलो अब among the following factories in Bengal the one established by the Portuguese was, बंगाल के अंदर आप बताओ कि ये भैया पोर्चुगीज ने कौन सी करी थी। देखो दोस्तों, चिंसुरा में तो आपको पता डच वालों ने की थी, हुगली में पता इंग्लिश वालों ने की थी। अब देखो बचे कौन, ये दोनों बंदेल और श्रीरामपुर, ठीक है। अब देखते हैं इसका 47 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो बंदेल है इसका आंसर, पोर्चुगीज ने बंदेल में की थी, चिंसुरा में डच ने की थी, ठीक है। हुगली में मुगल एम्पायर ने, या फिर इंग्लिश बोल सकते हो, श्रीरामपुर में डेनिश वालों ने की थी। श्रीरामपुर कॉलेज भी स्टैब्लिश करते डेनिश वाली, ठीक है, याद रखना। तो बंदेल इसका आंसर, बचा बंदेल ही है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये होता है जॉब चार्नूक है इसका आंसर, ठीक है। हर कोई पढ़ता है जॉब चार्नूक है, याद रखना है दोस्तों। फाउंडर ऑफ कलकत्ता जॉब चार्नूक 1690 में, ठीक है। आंसर इसका ये है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पीछे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना इस क्वेश्चन। द एंग्लो अफगान रिलेशन इन द 19th सेंचुरी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फियर ऑफ वूज एक्सपेंशन टुवर्ड्स द इंडिया। तो भाई किसका डर था बताओ। भाई अफगानिस्तान के पास में कौन सी ऐसी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, जिससे डर था अंग्रेजों को कि वो एक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एंग्लो अफगान लड़ाई लड़ी थी, किसने, अंग्रेजों ने, कि अफगानिस्तान हमारा बफर स्टेट बन जाए, ठीक है। तो किसके डर की वजह से, रसिया है, रसिया ऑप्शन में है, उसी के डर की वजह से 49, ठीक है। ये रहा ब्रिटिश फियर इन अफगानिस्तान, तो रीजन क्या था, रसिया, ठीक है, द ग्रेट गेम फियर, ठीक है, रसिया। चलो अब आते 50 पे। द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। वो भाई सुप्रीमेसी की बात कर रहा है, ठीक है, डिसाइसिव की बात कर रहा है, ठीक है, जिसने ब्रिटिश एम्पायर बढ़ा दिया इंडिया के अंदर। तो एक बात है, प्लासी हो सकता है, प्लासी स्टार्टिंग है लेकिन डिसाइसिव नहीं है, उसके अंदर आपको कोई दीवानी राइट्स नहीं मिलते अंग्रेजों को। बक्सर के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है, 70-64 में होता है, तो 70-65 में इलाहाबाद ट्रीटी होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ मिल जाता है इनको। बैटल ऑफ वांडीवॉश तो भैया राइवलरी बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो भैया मराठा और अफगानिस्तान रूलर अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये हुई थी आपकी 70-61 में, ठीक है। तो ये याद रखनी चाहिए। वो अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। ओ भाई साहब मैंने आपको पढ़ाया भी है, कोलबर्ट है इसका आंसर, ठीक है। कोलबर्ट है, नोट्स के देख लेना, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फ्रेंच वाले पेज में दिखा दूँगा आपको, लो दिखा भी देता हूँ, फ्रेंच वाले में दिखा भी देता हूँ आपको। यकीन नहीं होता ना तो दिखाना भी मेरे को मज़ा आता है, ठीक है। तो मैं फ्रेंच वाले पे जा रहा हूँ ना, फ्रेंच, तो मैं फ्रेंच का दिखाई देता हूँ। तो ये सर्च करते हैं इसे, कोलबर्ट डाल दो बस, कोलबर्ट। ये देखो जी, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया ये रहा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आए थे, स्टेट एंटरप्राइज थी, वह स्टेब्लिश बाय जीन बेपेस्टे कोलबर्ट। कौन था ये, फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ द किंग लुइस 14, ठीक है, पढ़ाया है मैंने आपको। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में 1668 में, ठीक है। तो मैं तो भैया छोड़ता नहीं हूँ, जो मुझको लगता है इम्पोर्टेंट सब पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाया भी है, तो वो माइंड मैप पे आते हैं 51 के, देखो माइंड मैप के अंदर भी है ना, कितना अच्छे तरीके से समझाया रखा आपको, ये रहा। तो कौन था भैया ये फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी, तो कौन था, कोलबर्ट था, फिनांस मिनिस्टर था, ये 1664 में फाउंड करते हैं, ठीक है। चलो वैल्यू एडिशन मैंने माइंड मैप के अंदर दे दिया था, माइंड मैप आपको ढंग से पढ़ना है दोस्तों। फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज, अब बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है, आप सोच को जरा बताओ। तो डुप्लेक्स वाज नॉट अ कैपेबल जनरल, गलत बात है, डुप्लेक्स बहुत ज़्यादा कैपेबल जनरल था, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यही स्टार्ट करता है। द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, चलो सही लग रहा है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है। फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस, ये तो गलत है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पौंडुचेरी वाज नॉट अ स्ट्रेटेजिक सेंटर, अब ये बोला कि भैया जो फ्रेंच के पास पौंडुचेरी था वो स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं था, गलत बात है यार, पौंडुचेरी इनका बहुत स्ट्रेटेजिक सेंटर था, ठीक है। अब एक बताऊँ क्या लगता है, ये तो सही नहीं है, तो और ये तो बात तो आपको बिल्कुल सही पता है आपको कि इंग्लिश वालों के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है। तो 52 का आंसर क्या होगा, देखो जरा, 52 का सुपीरियर ब्रिटिश रिसोर्सेज एंड मिलिट्री, बिल्कुल बात सही है, बी के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। डुप्लेक्स कैपेबल था भाई, कैपेबल था डुप्लेक्स, ठीक है। ये कोई प्राइमरी रीजन नहीं है कि फ्रेंच लॉन्च पैड लगे थे, ये स्ट्रेटेजिक सेंटर था यार, ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट था भाई पौंडुचेरी तो, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर इनटू इंडिया ट्रेड ऑन
एट वन टाइम और द अदर। ठीक है, तो उसने बोला है कि इनमें से कौन सी यूरोपियन पावर है जिसने इंडिया के अंदर एंट्री मारी, ठीक है, टू इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है ऑफ देयर एंट्री फ्रॉम द कंट्री। अब देखो क्वेश्चन इतना इजी है, सबको पता है कि भैया इंग्लिश फ्रेंच वाले सबसे लास्ट में आए थे, तो फ्रेंच वालों को सबसे लास्ट में रखो। तो 3 ऑप्शन देखो कहाँ पर है, अरे भैया एक में आ रहा है, तो इसका आंसर तो भी आ गया। ठीक है, पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, पोर्चुगीज के बाद बताओ कौन आए थे, पहले बताओ 1600 में कौन आया था। 1600 में तो स्टेब्लिश हुए थे, कंट्री स्टेब्लिश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1613 में इन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बना दिया था अपना, सूरत के अंदर। कौन थे वो, इंग्लिश वाले थे। ठीक है, तो ये तो थर्ड वाले पे आ गए, डच वाले पे कौन है, सेकंड वाले पे डच। ठीक है, तो आ गया इसका आंसर बी। ठीक है, 53 का। तो याद रखना है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। कहाँ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द यूरोपियन एंट्री। 1498 के अंदर पोर्चुगीज, 1605 के अंदर डच, 1613 के अंदर इंग्लिश, 1668 में फ्रेंच। ठीक है, 1668 में फ्रेंच में फ्रेंच वाले सूरत के अंदर ट्रेडिंग सेंटर अपना स्टेब्लिश कर लेते हैं, ये 1613 में करते हैं सूरत के अंदर। ठीक है, डच वाले कर लेते हैं। 1498 के अंदर कोचिन में एंट्री मार देता है भैया वास्को ड गामा। ठीक है, चलो। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज, क्या था भैया बताओ जरा। हमसे अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यार ये तो अच्छा मुझे लग रहा है, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें बोला है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, सीक्रेट क्या था यहाँ, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। ये भी सही लग रहा है। इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, कॉन्सिक्वेंटली द वन who paid them sufficient could have all them on his service। और देखो थर्ड फोर्थ वाले में दे रखा है कि भैया सारे ही सही है, और मुझे ऐसा क्या लगता है कि हाँ सारा ही सही है बिल्कुल, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि भैया नेशनलिज्म था उस टाइम पे, बिल्कुल बात है नहीं था। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया जो कंपनी जो थी उसके जो आर्मी थी उसकी वो वैसे ट्रेनिंग ले रही थी, मॉडर्न 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 वेपन्स थे उनके पास। ठीक है, और ये भी आप वो नहीं बोल सकते कि मतलब कि फिडेलिटी थी नहीं, फिडेलिटी मतलब इंडियन सोल्जर्स मतलब क्या थे भैया, आप बोल सकते लोयल नहीं थे एक तरीके से। ठीक है, उसके उनके देश प्रेम वाली वो नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, सिगरेट क्या है, ट्रू मिलिट्री एडवांटेज था वेस्टिंग वालों के पास, बिल्कुल सही है। अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, यस, फ्रेगमेंटेड इंडिया था। इंडियन सोल्जर लैक फिडेलिटी, यस, कुड रेज लार्ज पोइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल द अबव। ठीक है दोस्तों, ऑल द अबव। बोला है 55 के अंदर, वो वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। अब रियल फाउंडर भैया मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, रियल फाउंडर ये भी दिखाता हूँ, देखो रियल फाउंडर ही पढ़ाया है मैंने। क्या बोला, मेरे सारे नोट्स PYQ बेस्ड है दोस्तों। रियल फाउंडर, रियल फाउंडर, रियल फाउंडर, बस ये डालो आ गया। हाँ जी, रियल फाउंडर, रियल फाउंडर, ये देखो जी पोर्चुगीज का रियल फाउंडर आ गया। सेकंड गवर्नर को था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, रियल फाउंडर था भैया। इसने क्या क्या काम करा था यहाँ लिख दिया। 1510 में गोवा एक्वायर कर लिया था इसने। ठीक है, किसको हराया था, यूसुफ आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह को, सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, अब बताओ क्या नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, सब तो पढ़ाया ही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, अल्बुकर्क नहीं हुआ है, बी आंसर नहीं हुआ। 55 का बी, 55 अल्बुकर्क गवर्नर कैप्चर द गोवा, है ना, ये रहा। और बाकी सब ने क्या करा है, लिख दिया। ठीक है, तो यहीं से आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। भाई ये भी पढ़ा है, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने स्टार्ट की थी। अब एक बताओ, डुप्लीस करेगा क्या पोर्चुगीज का थोड़ी ना है, ओवर क्लाइव करेगा नहीं, पोर्चुगीज का थोड़ी ना है, ये इंग्लिश वालों का है, ये फ्रेंच वालों का है, बचे दोनों ये अल्मीडा और अल्बुकर्क। और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल करना है, जहाँ 50-50 पे आ रहे हो ना आप, बिल्कुल बिल्कुल करना है। अब रियल फाउंडर अल्बुकर्क है, लेकिन कार्टे सिस्टम बोल सकते हो, या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी बताओ, अल्मीडा ने करी थी क्या, बिल्कुल देखो, हाँ जी देखो भी दिखा देता हूँ, नोट्स के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये रहा, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। कार्टे सिस्टम, परमिट सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको आप। बैटर ऑफ चोर लड़ी है इसने, एक ही पेज है पूरा, पूरा रिवीजन हो रहा है आपका एंड टू एंड। ठीक है, चलो तो अल्मीडा का आंसर आ गया। चलो, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे ली थी,
भैया बताओ डाउरी के अंदर पोर्चुगीज वाले किसको देते हैं, किंग को देते हैं, किसके, इंग्लैंड के किंग को देते हैं, फिर इंग्लैंड वाले किसको, कंपनी को देते हैं। तो बताओ किसको मिलेगा, तो भैया पोर्चुगीज से मिलेगा किसको, इंग्लैंड के राजा को, फिर इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को दे दी, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ राजा मंजीत सिंह वास, अभी पढ़ाया था मैंने आपको भैया, लाहौर था। ठीक है। विच ऑफ दी मिसाल वाज रंजीत सिंह रिलेटेड, भाई किससे थे, अब बताओ, शुक्राचार्य से थे वो। ठीक है, याद रखना, डी है इसका आंसर। 59 का देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 59 का रंजीत सिंह शुक्राचार्य, हिज ऑन मिसल। ठीक है, शुक्र चकिया, ठीक है, जो भी है शुक्र चक्रिया, हाँ शुक्र चकिया। ठीक है। वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अर्ली बोला है, वेस्टर्न बोला है, तो वेस्ट का ध्यान रखना, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी बताओ। अब बताओ, अर्ली पूछा है तो बताओ, बॉम्बे तो होगा ही। पाना जी आपने सुना कभी, नहीं। सतारा सुना क्या, नहीं। सतारा हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, सतारा की वेस्ट में था, तो ये तीन में से कोई होगा एक। तो सबसे ज़्यादा चांस क्या है, सूरत हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 60, सूरत हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है। ठीक है, तो सूरत बिल्कुल, अर्ली फैक्ट्री 1613। ठीक है, हेडक्वार्टर था, तो इसका होगा सूरत आंसर। ठीक है, बिकम हेडक्वार्टर बनता है 1687 में बनता है बॉम्बे। ठीक है, मराठा की कैपिटल थी सतारा, पोर्चुगीज के बानाजी थी। ठीक है, तो इसका आएगा सूरत। ठीक है, कई बार पढ़ा दिया भाई, 1613 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री सूरत के अंदर। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब। भाई देखो, MBPC पीसीएस में आ रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, कि औरंगजेब ने किसको निकाला था। ठीक है, तो आपको देखो, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, 61 है इसका आंसर का, 61 का, ये चाइल्ड को, बच्चे को निकाला था। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ऐसा याद कर रखा था, सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो मैं याद रखा बच्चे को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो सर जॉन चाइल्ड ऐसा कर याद रखना, गवर्नर ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट विद द औरंगजेब। ठीक है, तो चाइल्ड को बाहर निकाल दिया था इसने, बच्चे को अपने। ठीक है, तो सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, वो वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। भैया रूलर कौन था दिल्ली का। और देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि भैया जब दिवानी राइट्स इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, तो उस टाइम में मुगल एम्पर कौन था दिल्ली का। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, वो सेकंड करके था कोई लास्ट में, शाह आलम सेकंड हुआ वो, शाह आलम 1 मिली सेकंड। ठीक है, 62 का, तो इसका आएगा डी। ये कहाँ है, शाह आलम सेकंड, ये रहा बहुत लंबे समय तक रहा था, 1759 से लेकर 1806 तक। ठीक है, क्योंकि पपट थे ना, पपट वाला बंदा रहेगा लंबे टाइम तक। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 को देखो, और इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगन द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द इंडिया। देखो, ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बोल रहा है, और कौन सी वॉर ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को ओवर इंडिया। देखो, ये सेम क्वेश्चन आपका देखो यूपी पीसीएस में पूछा गया 2003 के अंदर। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पीसीएस एग्जाम में, और देखो यूपीएससी में पूछा गया इस क्वेश्चन को, तो खैर, और देखो एमपी पीसीएस में 1994 में पूछा था इस क्वेश्चन को। और किसको नहीं पता कि बैटल ऑफ बक्सर है, जिसके अंदर आपकी जो वॉर होती है वो आपकी होती है 1764 के अंदर, और 1765 के अंदर दीवानी राइट्स मिल जाती है कंपनी को। ठीक है, तो दीवानी राइट्स मिलने का मतलब यहाँ पर आपका होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उसमें दीवानी राइट्स मिल जाती है, तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टार्ट हो जाती है ओवर द इंडिया। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो ये तो आपको करना ही चाहिए सही, और इससे देखो आपका कितना सारा रिवीजन हो जाता है, हैंड टू हैंड रिकॉल होती है चीज़ें, है ना। तो उस टाइम के सारे जो क्रोनोलॉजी है, या फिर आप बोल सकते हो उस टाइम के जितने भी इवेंट्स हैं आपको रिकॉल होते हैं। ठीक है, तो 63 हो गया आपका क्वेश्चन। तो हमने 63 तक सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक है, और लॉजिकल एलिमिनेशन से पूरा रिवीजन कर लिया हमने। ठीक है, थोड़ा फास्ट भी किया है, थोड़ा फास्ट इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी पहले थोड़ा सोचा करो, क्वेश्चन को सोल्व करा करो। आप भी अपना टाइम लगाओगे, मैं भी अपना टाइम लगाऊंगा, तो जितना सफिशिएंट टाइम चाहिए इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हमने उतना दे दिया है इसको। ठीक है, इससे आज टाइम समय नहीं देना इन क्वेश्चन को। और देखो दोस्तों, ये माइंड मैप आपके इसलिए है ना, वैल्यू एडिशन कराएंगे और अच्छे से मतलब आपका सोल्व भी करा देंगे क्वेश्चन को, है ना। तो बाकी सारे क्वेश्चन का माइंड मैप आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पीडीएफ के अंदर। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन बचे हैं अभी, जो आपके CAPF CDS में आ रखे हैं। ठीक है, जैसे CDS 2024 में CAPF में आ रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको लगाना है। अगर आपसे सोल्व नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा आपका, ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका, एक क्वेश्चन का भी डाउट हो, आप मेरे से पूछो, मैं वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से इन क्वेश्चंस को भी लगा लेना आप। जो
क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं अगले वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को जो 10-15 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ये आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। और बाकी देखो नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ सीरीज में, तो उसके अंदर मैं आपको पहले सारे, जैसे पहले UPSC क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, ठीक है, लास्ट 30 ईयर्स के जितने भी UPSC क्वेश्चन है वो सोल्व करा दूंगा। फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका CAPF CADS से, क्योंकि CAPF CADS के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इन पीसेस के एग्जाम से अच्छे क्वेश्चन CAPF और CADS में पूछे जाते हैं। तो CAPF, क्योंकि बता रहा हूँ CAPF और CDS में UPSC के मतलब के लिए ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, के लिए ज़्यादा अच्छे मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं CDS और CAPF में, ठीक है। तो इनको हम पहले करेंगे, फिर हम PSS के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं दोस्तों, इसलिए मैं पूरी फुल PDF को आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके क्वेश्चन को लगाना। UPSC के एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा लास्ट 30 ईयर्स के UPSC के, तो ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय। और देखो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के मेरे 2-4 वीडियोस और आएंगे, उसके अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी आपकी 1947 तक, ठीक है। और मैंने 1498 से स्टार्ट की थी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को, और 1947 तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। 48 से भी 98 से भी पहले मैंने स्टार्ट करी थी मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको हिस्ट्री समझाई थी कि ऐसा क्या हुआ कि वास्को ड गामा को इंडिया आना पड़ा, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही, बाय। नेक्स्ट वीडियो